हेलो एवरीवन, आज की सेशन में करने वाले हैं मेरे भाई इकोनॉमिक्स यानी आपका अर्थशास्त्र। इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं और आपके अर्थव्यवस्था कहिए, अर्थशास्त्र कहिए, मेरे भाई एक ही बात है। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपके एनटीपीसी की एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न, वो सारा का सारा प्रश्न एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप 5 जून से एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा मेरे भाई। परीक्षा से पहले आपको इस वीडियो को देख के जाना चाहिए। और मेरे भाई आपका आखिरी मौका है, आप इस सिलेक्शन को, इस वैकेंसी को आखिरी सिलेक्शन, आखिरी वैकेंसी मान के चलिएगा, तभी आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो मेरे भाई आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपके कीमती समय को, आपके लिए आपका समय अभी बहुत ही ज़्यादा मायने है मेरे भाई। सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, बाकी आपको मल्टीपल सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, तैयारी करना है। तो आइए आपकी कीमती समय को न गंवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं और सीधे सवाल के माध्यम से आप पढ़िए, सीखिए और याद रखने का प्रयास रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए, यहाँ से शुरू होता है हमारा इकोनॉमिक्स और ये रहा आपका प्रश्न संख्या 1। और देखिए प्रश्न कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष की गई थी? यानी भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति जो आया था, ये किस वर्ष घोषित किया गया था? तो मेरे भाई ये आपका 1948 ईस्वी में औद्योगिक नीति आया था। यानी अगर बात करें तो आज़ादी के 1 साल बाद, आज़ादी के 1 साल के बाद मेरे भाई आया था ये आपका 1948 ईस्वी में औद्योगिक नीति। क्योंकि भारत में उद्योगों का विकास बहुत ही कम था मेरे भाई, इसके कारण 1948 ईस्वी में औद्योगिक नीति लाके भारत में छोटे छोटे कारखाना, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का स्थापना किया जा रहा था और बढ़ावा दिया जा रहा था। तो उसी समय औद्योगिक नीति लाके 1948 ईस्वी में औद्योगिक नीति को लाया गया। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। करा अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का डैश किसी फर्म का लाभ होता है? यानी अर्जित कुल राजस्व यानी आपका टोटल इनकम कितना हुआ, और कुल लागत का अंतर, कुल लागत यानी कितना लगा है मेरे भाई। जब आप इसको यानी कितना लगा है यानी कि कितना आपका एक्सपेंस हुआ है, अगर आप इसको घटा देते हैं तो ये आपका प्रॉफिट निकल के देगा। तो इसका अंतर क्या है? तो इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या है? ये अंतर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। करा एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम, यानी इसको शॉर्ट में कहते हैं MRTP, किस वर्ष प्रभावी हुआ था? एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम ये कब आया था? तो 1970 ईस्वी में आपका आया था। ठीक है, नेक्स्ट को देखिएगा। कह रहा कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है? आय के चक्रीय प्रवाह में आपका मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। क्या शामिल नहीं होता है? तो मूल्यह्रास आपका शामिल नहीं होता है मेरे भाई। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है प्राइस सीलिंग का अर्थ क्या होता है? प्राइस सीलिंग का अर्थ क्या होता है? तो प्राइस सीलिंग का अर्थ होता है वस्तुओं या सेवाओं पर ऊपरी कीमत सीमा का अधिरोपण। यानी आप जो एक्स्ट्रा प्राइस लिखते हैं, आप जो एक्स्ट्रा प्राइस मेरे भाई लिख देते हैं, एक्स्ट्रा प्राइस बढ़ा देते हैं, यही आपका क्या है? प्राइस सीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। कह रहा है एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1969 में। 1969 में
मेरे भाई एकाधिकार अवरोधक पर व्यापारिक व्यवहार। यहाँ देखिएगा तो एकाधिकार प्रतिबंधात्मक आपका कब किया गया था, तो 1970 में। तो इसको याद रखने का एक तरीका है, पहले अ आता है या प आता है, तो मेरे भाई पहले अ आता है यानी कि 1969 यानी 1969 हो जाएगा, और प बाद में आता है तो ये 1970 हो जाएगा। एकाधिकार तो दोनों में सेम है, तो एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम जो आया है ये 1970 में आया है, और आपका एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार जो अधिनियम आया है ये 1969 में आया है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग डैश की वृद्धि करना था। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है 5 वर्ष का होता है पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आय में कितना का वृद्धि करना था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तो 25% आपका वृद्धि करना था। समझ गए। नेक्स्ट को देखिए, करा कौन सा नगद आरक्षित अनुपात पद को अनुचित तरीके से परिभाषित करता है। नगद आरक्षित अनुपात किसे कहते हैं, तो कह रहा जमा का वह प्रतिशत जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित के रूप में रखना होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, तो नगद आरक्षित अनुपात। इस चीज को याद रखिएगा। करा जमा का वह प्रतिशत जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित यानी कैश रिजर्व के रूप में रखना होता है। नेक्स्ट को देखिए, करा किसी निर्दिष्ट समय अवधि में किसी देश की वस्तुओं के निर्यात मूल्य और आयात मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं मेरे भाई। इसको क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं। किसी निर्दिष्ट समय अवधि में किसी देश की वस्तुओं की निर्यात मूल्य यानी जो बेचा गया है, यानी जो निर्यात किया गया है, यानी जो बेचा गया है, जो बाहर के देशों में भेजा गया है, और आयात के मूल्य, आयात जो आया है उसका जब अंतर करते हैं यानी उसका जब डिफरेंस करते हैं, तो मेरे भाई ये व्यापार संतुलन को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, तो ये व्यापार संतुलन को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिएगा, 10 नंबर प्रश्न है, प्रश्नकार भारत में वर्ष 2000 ईस्वी से पहले कौन सी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था। यानी 2000 ईस्वी से पहले भारत में कौन सी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था, यानी गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए कौन सी व्यवस्था लाई गई थी, तो मेरे भाई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। कौन सी योजना लाई गई थी, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। कब, 2000 ईस्वी से पहले। किसके लिए, तो गरीबी को दूर करने के लिए। नेक्स्ट को देखिएगा, करा किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को डैश कहा जाता है। किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को क्या कहा जाता है, तो यथार्थ कहा जाता है। यथार्थ क्या कहा जाता है, तो यथार्थ कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है। मानव विकास सूचकांक के अनुसार मानव किस श्रेणी में आता है, तो मध्यम मानव विकास में आता है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति की विशेषता क्या है। हरित क्रांति का विशेषता भारत में क्या है, तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक एवं उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग करना है। हरित क्रांति का मतलब होता है अगर आप खेती कर रहे हैं तो उसमें रासायनिक केमिकल यानी रासायनिक उर्वरक कितना आप डालेंगे ताकि आपका फसल भी बर्बाद ना हो और आपको अधिक से अधिक उपज भी हो सके। तो यही आपका हरित क्रांति का विशेषता था। करा डैश तब होता है जब सरकार के कर लगाने, खर्च करने या उधार लेने के निर्णय को
अर्थव्यवस्था पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है या इसके लिए अभिप्रेत नहीं होता है। राजकोषीय तटस्थता ये कब होता है? तो जब मेरे भाई राजकोषीय तटस्थता कब होता है? तो ये आपका होता है जब सरकार कर लगाने, खर्च करने या उधार लेने के लिए निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये राजकोषीय तटस्थता होता है। यानी राजकोष में क्या होता है? तो वृद्धि होता है, राजकोष में क्या होता है? जमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट को देखिएगा 15 नंबर। करा किस पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए? क्या कहा? जो किसी आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में मेरे भाई इस बात का वर्णन किया गया था, जिक्र किया गया था। कह नीति आयोग में नीति का अर्थ क्या है? नीति का अर्थ क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर फॉर्मिंग इंडिया। कह डैश मांग का वह लोचदार, डैश मांग वक्र लोचदार होता है और डैश होने पर यह बेलोचदार होता है। डैश मांग वक्र लोचदार होता है और डैश होने पर यह बेलोचदार होता है। तो सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर मांग वक्र लोचदार होता है और सीमांत राजस्व का मान अगर ऋणात्मक आ गया तो ये क्या होगा? बेलोचदार हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कह रहा वह वक्र जो उत्पादन के उन स्तरों को दर्शाता है, वह वक्र जो उत्पादन के उन स्तरों को दर्शाता है जो अधिकतम लाभ अर्जित करने वाली कोई फार्म बाजार मूल्य विभिन्न मानों के उत्पादन करने के लिए चुनौती है, उस फर्म को क्या कहते हैं? तो आपूर्ति वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो आपूर्ति वक्र कहते हैं मेरे भाई। करा मानव विकास सूचकांक के स्वास्थ्य घटक को क्या किस द्वारा मापा जाता है? कैसे मापा जाता है? तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के आधार पे, यानी मानव विकास सूचकांक को जो मापा जाएगा ये किस आधार पे मापा जाएगा ये आपको बताना है। तो ये क्या बताना है? तो मेरे भाई स्वास्थ्य घटक को किसके द्वारा मापा जाता है? HDI में। तो ये जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को लेकर। करा किस योजना के अंतर्गत नामित राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण करते हैं? तो विकेंद्रीकृत खरीद योजना। किसके तहत? तो विकेंद्रीकृत खरीद योजना। ठीक है, नेक्स्ट को देखिएगा। कह रहा 1940 के दशक में तैयार की गई कौन सी रिपोर्ट विशेष रूप से कृषि मूल्यों पर आधारित थी? कृषि मूल्य पर आधारित थी 1940 में। तो कृष्णामाचारी रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट है? तो कृष्णामाचारी रिपोर्ट। अन्य मुद्रा के पदों में किसी मुद्रा के मूल्य को डैश कहा जाता है? अन्य मुद्रा के पदों में किसी मुद्रा के मूल्य को डैश कहा जाता है? तो विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट को। करा डैश बैंकिंग प्रणाली में धन का वितरण या संकुचन करने और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को संदर्भित करता है। तो कौन करता है? तो खुला बाजार परिचालन। कौन करता है? तो खुला बाजार परिचालन करता है। राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है? राजकोषीय घाटा बताना है क्या है। ऋण को छोड़कर कुल
प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। ऋण को छोड़कर, ऋण जो आप लिए हैं उसको छोड़ के कुल प्राप्ति यानी कुल जो आपको प्राप्त हुआ उसके तुलना में कुल व्यय की अधिकता, यही आपका राजकोषीय घाटा है। जैसे मान लीजिए आपके पास इनकम था मेरे भाई 50 रुपया और आपने खर्च कर दिया 70 रुपया, ये जो आपका 20 रुपया बढ़ा यही आपका राजकोषीय घाटा है। वही बात यहाँ पे कह रहा है, ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। कुल व्यय की अधिकता यानी कि आपके पास रुपया है कम और खर्च कर दिए आप ज़्यादा, यही राजकोषीय घाटा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, करा भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1991 में, 1991 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा रोजगार स्तर को बढ़ाने, गरीबी या निर्धनता को कम करने, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1974 से 1979 की अवधि के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना बनाई गई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना बनाया गया था गरीबी को दूर करने के लिए, निर्धनता को, यानी गरीबी ही निर्धनता है, रोजगार स्तर को बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए। ये जो 1974 से 1979 की अवधि के लिए पंचवर्षीय योजना आया था, ये योजना था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, करा भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय पूर्णकालिक उप गवर्नरों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है। करा भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय पूर्णकालिक उप गवर्नरों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या आपका 4 हो सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, 28 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, कह रहा समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर डैश कहा जाता है, तो महालनोबिस योजना कहा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना को, समाज के सामाजिक पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो महालनोबिस योजना कहा जाता है। करा डैश का कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है। डैश का कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है, इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता यानी लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है मेरे भाई, ये आपका लास्ट ऋणदाता है, यानी अंतिम ऋणदाता है। नेक्स्ट देखिएगा, करा डैश के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकृति का होता है। किस आकृति का होता है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र। किसके कारण, तो परिवर्तित अनुपात के नियम के कारण। किसके कारण, तो परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण। परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत का वक्र यू की आकृति का होता है। विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्यश्रेयता और गहन आर्थिक एकीकरण से संबंध प्रक्रिया है, तो इसको क्या कहते हैं। कराए विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, यानी आप अलग अलग देशों में खुले तौर पे व्यापार कर सकते हैं। तो खुलेपन प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्याश्रयता और गहन आर्थिक एकीकरण से संबंधित प्रक्रिया है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी एवं भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया।
बुनियादी एवं भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया ताकि तीव्र औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता, प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया जा सके। तो ये हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ये किस पंचवर्षीय योजना में ये बात कहा गया था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। ठीक है। करा एमएफआई के लिए विकास निधि का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? यानी एमएफआई के विकास निधि का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। करा किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह, शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है? करा किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह, शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का आधारशिला, आधारशिला किसको मानेंगे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत? तो ग्राम सभा को। मेरे भाई ग्राम सभा को आधारशिला मानते हैं किसका? पंचायती राज व्यवस्था का। करा योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री होते थे, अभी भी प्रधानमंत्री होते हैं अभी, लेकिन योजना आयोग के स्थान पे आपका कौन सा आयोग आ गया है? तो नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग आ गया है। इसका कौन होता है अध्यक्ष? तो पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो पहले अध्यक्ष कौन है? तो पहले प्रधानमंत्री जो है वही है। पहले प्रधानमंत्री आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो अभी भी वो क्या पहले अध्यक्ष भी कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई? भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि हो, ग्रामीण विकास हो, इसके लिए जो वित्तीय संस्था खोला गया, ये संस्था मेरे भाई किस नाम से खोला गया था? तो इसको खोला गया था नाबार्ड के नाम से। किसके नाम से? नाबार्ड के नाम से। ठीक है। ये नाबार्ड ऐसे होता है, NABARD, नाबार्ड। फिर करा भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? तो राष्ट्रीय आय को किस में मापेंगे? बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही हमारा राष्ट्रीय आय होता है। नेक्स्ट देखिए, करा प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देश का कृषि विकास। देश का कृषि विकास यानी देश में अच्छे तरीके से कृषि हो सके और देश हमारा विकसित हो सके। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में यही बात का जिक्र था और कृषि पे आधारित ये हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना था। करा दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो मेरे भाई 1951 से 1955 आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना था और 1956 से 1961 आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना है। 1951 से 1956 हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 हो जाएगा। ठीक है। करा किसी सरकारी संस्था द्वारा व्यक्तियों या निगमों पर लगाए गए अनिवार्य योगदान को किस रूप में जाना जाता है? तो कर। किस रूप में? टैक्स के रूप में जानते हैं। किसी सरकारी संस्था या व्यक्तियों या निगमों पर लगाए गए अनिवार्य योगदान को किस रूप में जाना जाता है? तो कर के रूप में जाना जाता है, यानी टैक्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट को देखिएगा, कह रहा कौन सी एक आर्थिक स्थिति, कौन सी एक आर्थिक स्थिति जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः कुशल तरीके से सबसे उपयोग किया जा रहा होता है? कौन सी आर्थिक स्थिति जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः कुशल तरीके से सबसे उपयोग किया जा रहा होगा? तो ये पूर्ण रोजगार हो जाएगा। किसमें किया जा रहा है? तो
तो पूर्ण रोजगार में आपका सभी श्रम संसाधन जो है, जो भी उपलब्ध है, उसको कुशल तरीके से आप यूज कर रहे हैं, वो किस रोजगार में, तो पूर्ण रोजगार में। डैश अरिसे ऐनिक कार्यक्रम, डैश अरिसे ऐनिक कार्यक्रम भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। तो वो कौन सा भारत हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा। ये जो पहल शुरू किया गया था तो इसी कहते हैं क्या, आत्मनिर्भर भारत। देखिएगा 43 नंबर प्रश्न, करा भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है, तो वो कौन है, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस हो जाएगा। वास्तविक मजदूरी दर किसके बराबर होती है, वास्तविक मजदूरी दर किसके बराबर होती है, तो वास्तविक मजदूरी दर का श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। तो वास्तविक मजदूरी दर किसके बराबर होता है, तो वास्तविक मजदूरी दर श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है। ठीक है, आइए देखिए, करा किस नियम के अनुसार अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे एक कारक की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उस कारक के सीमांत उत्पाद में धीरे धीरे गिरावट आएगी, तो इसको क्या कहेंगे, तो परिवर्ती अनुपात नियम। इसको क्या कहेंगे, परिवर्ती अनुपात नियम मेरे भाई कहेंगे। करा उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रयुक्त स्वस्वामित्व वाले आगतों की लागत का क्या अभिप्राय है, तो अंतर्निहित लागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतर्निहित लागत हो जाएगा। करा 1955 ईस्वी में करवे समिति, कौन समिति, तो करवे समिति नामक एक विशेष समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा इनमें से किसकी अनुशंसा की गई थी, तो ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था 1955 ईस्वी में कार्वे समिति के सहयोग से। नेक्स्ट देखिए, उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं। उत्पादन के कारक आपको बताना है, तो उत्पादन के कारक में आपका आ जाता है भूमि, दूसरा आ जाएगा आपका श्रम, तीसरा आ जाएगा पूंजी और चौथा आ जाएगा उद्यमिता। तो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता, ये 4 उत्पादन के कारक है। उत्पादन के ये 4 कारक है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। करा है एमजी नरेगा। एमजी नरेगा यानी मनरेगा जिसको कहते हैं मेरे भाई, का पूर्ण रूप क्या होता है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। क्या होता है मनरेगा का फुल फॉर्म, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। ठीक है, ये मनरेगा का फुल फॉर्म होता है। करे दिशा, दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है दिशा। करे बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या होता है, बैंकिंग के क्षेत्र में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, SLR का फुल फॉर्म, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब आइए कह रहा है IAEA का मुख्य कार्य क्या है, तो यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा में के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। कौन, तो IAEA यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। किसे भारतीय योजना
का वास्तुकार कहा जाता है, यानी आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग का वास्तुकार किसे आप कहेंगे? तो पीसी महालनोबिस को आप कहेंगे। किसको कहेंगे? तो पीसी महालनोबिस को आप योजना आयोग का वास्तुकार कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, करा मनरेगा योजना के अंतर्गत किस अधिकार की गारंटी दी गई है? काम का अधिकार। किसका अधिकार मनरेगा के अंतर्गत दिया गया है? तो काम का अधिकार, यानी कि आपको काम मिलेगा। क्या मिलेगा? तो आपको काम मिलेगा मेरे भाई, काम का अधिकार दिया गया है। करा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरे भाई विजया बैंक और देना बैंक का विलय होके बैंक ऑफ बड़ौदा बनाया गया है। करा कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित है? तो भानु प्रताप सिंह समिति। भानु प्रताप सिंह समिति कृषि नीति और कार्यक्रमों से संबंधित है। भानु प्रताप सिंह समिति। करा किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? किस समिति की अनुशंसा पे? तो फेरवानी समिति की अनुशंसा पे NSE का स्थापना किया गया था। करा नई रोशनी योजना। नेक्स्ट, नई रोशनी योजना डैश की महिलाओं के सशक्तिकरण के हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? तो नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। समझ गए इस बात को? आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है सामने में, देखिएगा, पढ़िएगा। करा समर्थ योजना कौन सी योजना? तो समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है? समर्थ योजना, तो ये वस्त्र, समर्थ योजना मेरे भाई किससे संबंधित है? ये वस्त्र से संबंधित है। तो किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है? ये वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। करा अर्थशास्त्र में NDP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेरे भाई आपका NDP का फुल फॉर्म होता है। करा भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। करा सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP एक निश्चित अवधि के दौरान डैश का कुल मूल्य है। तो डैश का कुल मूल्य है, यानी एक देश के भीतर सभी तैयार माल एवं दी गई सेवाओं का कुल योग को ही क्या कहते हैं? GDP कहते हैं। करा बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहते हैं? बैंकिंग लोकपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकिंग लोकपाल कहते हैं। बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु, यानी बैंक में जो कस्टमर का मेरे भाई कस्टमर को तरह तरह की कठिनाई आता है, उसी कठिनाई का समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक में जो नियुक्त अधिकारी होते हैं उसको कहा जाता है बैंकिंग लोकपाल। किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है? तो मनरेगा के अंतर्गत, यानी मनरेगा के अंतर्गत आपको साल में कम से कम 100 दिन आपको रोजगार मिलेगा।
ये किसका उद्देश्य था? तो ये मनरेगा का उद्देश्य था। करा सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण? तो स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषता वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहलाते हैं? तो इसको कहते हैं ट्रक फार्मिंग। इसको किस प्रकार का खेती कहते हैं? तो इसको कहते हैं ट्रक फार्मिंग। करा अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण क्या है? अकुशल श्रमिक जो भी है उसका प्रवास का कारण क्या है? तो वह है निर्धन, वह है गरीब। तो उसी का यही कारण है। करा भारत में वस्तु और सेवा कर यानी जिसको जीएसटी आप कहते हैं, गुड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अधीन आने वाली चार कर दर कौन सी है? तो एक आता है 5%, एक आता है 12%, एक आता है 18%, एक आता है 28%। यानी 4 प्रकार का कर होता है, 5, 12, 18, 28। आइए नेक्स्ट को देखिए। कह रहा है सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा आपको समझा है, इसको क्या कहेंगे? तो राजकोषीय घाटा कहेंगे। सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर प्राप्तियों के बीच का अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है। करा नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग योजना आयोग अगर बात करता तो मेरे भाई योजना आयोग अगर बात करता तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नीति आयोग कब आया अस्तित्व में? तो मेरे भाई 1 जनवरी 2015 से, 1 जनवरी 2015 से ये आपका योजना आयोग के स्थान पे आ गया था। तो ये नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री 2014 में कौन थे बताइए? तो आपका नरेंद्र मोदी। करा इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक जेसी कुमारप्पा है। जेसी कुमारप्पा आपका इकोनॉमी ऑफ परमानेंस है। करा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो पीसी महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो तैयार किया गया था तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका फ्रेमवर्क पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। करा खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है? तो उपभोग वस्तु। अब अंतिम वस्तु है करा खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर उसे क्या कहेगा? तो उपभोग वस्तु कहेगा। इसमें क्या सोचने वाली बात है मेरे भाई? देखिए करा प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने का प्रयास किया है डैश योजना में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब था? तो 1951 से 1956। तो क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा 1951 से 1956। करे यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए डैश के रूप में प्रकट करते हैं, देयता के रूप में प्रकट करते हैं। किसमें प्रकट करते हैं? तो देयता के रूप में प्रकट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट को करा एक अलग अनुशासन के रूप में
मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं? इसके जनक को, इसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक को यानी फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो मेनार्ड कीन्स को। किसको कहा जाता है? मेनार्ड कीन्स को कहा जाता है। करा डैश ने अगस्त 2018 23 अगस्त 2018 ईस्वी को बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किया। 23 अगस्त 2018 को किसने शुरू किया था? तो ये विश्व बैंक ने शुरू किया था। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक हो जाएगा। करा दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन के संक्षेप में बताने वाले खाते के समूह को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन के संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को क्या कहेंगे? तो मेरे भाई इसको क्या कहेंगे? भुगतान शेष, यानी कितना आपने जमा किया है और कितना आपने निकासी किया है, जो बच गया वही आपका क्या? भुगतान शेष। करा वर्ष डैश ईस्वी में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, यानी किस वर्ष राष्ट्रीयकरण किया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया? तो किस वर्ष इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बदलकर भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया? तो ये किया गया 1955 ईस्वी में। करे यदि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा तृतीय क्षेत्र के अधीन है? तो स्वास्थ्य हो जाएगा तृतीय क्षेत्र के अधीन। करे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत में महिला रोजगार का डैश सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है? तो दूसरा नियोक्ता क्षेत्र है। दूसरा में क्या है? औद्योगिक नीति है। दूसरा क्षेत्र में आपका औद्योगिक नीति है। औद्योगिक नीति है या औद्योगिक है। तो आपका उद्योग स्थापित होता है किस में? द्वितीय क्षेत्र में। प्रथम क्षेत्र में आपका कृषि आ जाता है। तीसरा क्षेत्र में आपका आ जाता है सेवा। तो दूसरा क्षेत्र में प्रौद्योगिक क्षेत्र में भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता दूसरा हो जाएगा। करा पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहते हैं? तो अवमूल्यन कहते हैं, यानी ह्रास कहते हैं। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया मेरे भाई वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन अगर बात करें तो वर्गीज कुरियन मेरे भाई श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है, इसलिए मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है। करा 1948 ईस्वी में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए GATT की स्थापना की गई थी। GATT का पूर्ण रूप क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, GATT का फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, करा सार्वजनिक क्षेत्र के PSE का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया के किस नाम से जाना जाता है? तो ये विनिवेश के नाम से जाना जाता है। ये किस नाम से जाना जाता है? तो विनिवेश के नाम से जाना जाता है। करा किस बैंक की स्थापना 1770 ईस्वी में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? किस बैंक की स्थापना? बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान।
मेरे भाई अंग्रेजों के द्वारा नहीं, ये आपका यूरोपीय वासियों के द्वारा आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित किया गया था। कब? 1770 ईस्वी में। करा नीति आयोग का गठन देश 2015 ईस्वी को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। तो ये आपका 1 जनवरी 2015 हो जाएगा, जो अभी आपको बताए हैं। करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल डैश ईस्वी को 5 करोड़ रुपये की शेयर कैपिटल के साथ की गई थी। तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को स्थापना किया गया था किसका? तो भारतीय रिजर्व बैंक का। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 की योजना का मसौदा तैयार करने के लिए शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो के एन राज थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने वाले युवा अर्थशास्त्री के एन राज। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके सामने में, नेक्स्ट को देखिए। कह रहा कार्गो सेवा क्षेत्र की डैश गतिविधियों का एक हिस्सा है। तो तृतीयक सेवा जैसे ही आ गया तो किस क्षेत्र का आ जाएगा? तो तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा। कह रहा स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो वाणिज्य एवं उद्योग का। स्टार्टअप इंडिया जो है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का अधीन आता है या एक प्रमुख कार्यक्रम है। कर प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो ये 1948 ईस्वी में आया। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो 1948 में। कर नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने डैश को प्रतिस्थापित किया। इसने किसको प्रतिस्थापित किया? तो भारत के योजना आयोग को स्थापित किया, नीति आयोग। नीति आयोग को ही भारत सरकार का थिंक टैंक कहते हैं। टोकन, क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो वस्तु विनिमय का। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता है। करा डैश पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक। भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित तो कौन सा बैंक है? तो पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। करा प्रधानमंत्री ग्राम कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या है? तो डिजिटल साक्षरता अभियान। डिजिटल साक्षरता अभियान आपका दिशा का फुल फॉर्म है। करा भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो संबंधित बैंक के द्वारा। भारत में जो बचत बैंक खाते पर दी जाती है ब्याज, वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो संबंधित बैंक। जो बैंक ले रहा है, जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है मेरे भाई, वही ना आपको इस पे इंटरेस्ट देगा। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। करा गांधीवादी समाजवादी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गांधीवादी समाजवादी का सिद्धांत तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये सिद्धांत लाया गया था। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। यानी अगर आप कृषि और पशुपालन दोनों कर रहे हैं, कृषि और पशुपालन, वही तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है मेरे भाई, यही तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। करा भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लेब क्या है? तो 28%। यानी आप अधिक से अधिक कितना % टैक्स दे सकते हैं? तो 28%। अभी आप बताएंगे भारत में कितने प्रकार का जीएसटी लिया जाता है? मेरे भाई 4 प्रकार का। एक 5, 12, 18, 28। 5, 12, 18, 28%। सब में परसेंट लगाइए। ये 4 प्रकार का जीएसटी भारत में लिया जाता है। 4 प्रकार।
ये किसके प्रकार है? तो कर का प्रकार है। करा किस कंपनी ने 2018 ईस्वी में 6 लाख करोड़ के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय फर्म होने का गौरव हासिल किया है? तो TCS कौन है? तो TCS ये 6 लाख करोड़ के बाजार मूल्य को पार कर गई है और दूसरी भारतीय फर्म होने का गर्व हासिल की है। कौन? TCS। आइए 104 नंबर प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट कह रहा है किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? अगर किसी विशेष क्षेत्र का जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो गया तो मेरे भाई सरकार के द्वारा गठित किया जाता है वार्ड समिति का। किसका? तो वार्ड समिति का। ठीक है। नेक्स्ट को देखिएगा, कहा सरकार एजेंसी NDC का पूर्ण रूप NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। NDC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 ईस्वी में टिस्को का स्थापना हुआ था 1907 ईस्वी में मेरे भाई। तो इस बात को आप याद रखिएगा, इस प्रश्न को याद रखिएगा। ये आपका VVI मान सकते हैं आप, इसको VVI की श्रेणी में रख दीजिए। कह किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है? तो IMF का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मनी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है? तो विश्व बैंक के रूप में। किसके रूप में? तो विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि क्या कहलाता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NDP मेरे भाई कहलाता है। NDP नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आइए नेक्स्ट को देखिए, करा कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान करता है? तो तृतीय क्षेत्र। सर्वाधिक GDP में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान देता है? तो वह है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में आ जाता है सेवा कर। करा भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। विदेशी व्यापार जो भारत में अधिकांश हो रहा है वो समुद्री मार्ग से होता है और हवाई मार्ग से होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। करा भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो कृषि था, यानी कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्रों का विकास करना। कृषि के अंतर्गत ही प्राथमिक क्षेत्र आ गया। तो कृषि पर अगर ध्यान देगा तो प्राथमिक क्षेत्र ऑटोमेटिक विकास होगा। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना तो 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। 11 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। करा डैश कौन? डैश भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन है? तो AITUC आपका सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन है। करा संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेरित है? संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेरित है क्या है? मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्रों के उद्योगों के बीच सहयोग, यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में जो आपसी सहयोग होता है इसी को तो संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है, करा तेल उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तेल उत्पादन में जो वृद्धि हो रहा है इसका प्रमुख क्या कारण क्या है? पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे है? आपका तेलहन क्रांति, तेलहन से। किससे?
तेल उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? पीली क्रांति है। और पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मेरे भाई तेलहन से। तेलहन से आपका संबंधित है कौन? पीली क्रांति। करा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सी डी देशमुख। कौन थे? तो सी डी देशमुख। करा औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? इसको 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। करा एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है। करा नीति आयोग का गठन डैश ईस्वी किया गया? तो 1 जनवरी 1915 को। 1 जनवरी 1915 को। करा प्रत्येक वर्ष डैश द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है? विश्व बैंक समूह द्वारा। विश्व बैंक समूह द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक तैयार किया जाता है या जारी किया जाता है विश्व बैंक समूह के द्वारा। नेक्स्ट करा व्यापार एवं आर्थिक संबंधी समिति TERC की प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। कौन होता है प्रमुख? प्रधानमंत्री। NRDWP का पूर्ण रूप होता है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्य और अनाज उत्पादन से। किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस ATM सेवा शुरू की है? तो SBI। योनो SBI किस में होता है? योनो SBI ये कार्डलेस ATM होता है। करा वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। ये FCCB का फुल फॉर्म है। करा भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से डैश अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। किस अर्थव्यवस्था में? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में वर्णित किया जा सकता है। आइए लास्ट आपका है ये पीटी, लास्ट पेज है। करा उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना, उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? उपभोक्ता अधिशेष। क्या कहते हैं? उपभोक्ता अधिशेष। करा जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता डैश हो जाती है? शून्य। सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। मार्क्सिज्म के अनुसार डैश विकास का तीसरा स्तर है? पूंजीवाद विकास का तीसरा स्तर है। उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियों साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करता है? उसको कहते हैं उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करता है? तो ओलिगोपोली कहते हैं। ओलिगोपोली कहते हैं मेरे भाई। देखिएगा नेक्स्ट। करा किसी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRI का अर्थ क्या होता है? तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP हो जाएगा यहाँ MRP। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो जाएगा। किसी उत्पाद पे आप देखेंगे लिखा रहेगा MRP। तो MRP जो मेरे भाई रहता है तो ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपका लिखा हुआ रहता है। वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? तो नॉमिनल पार्टनर। मुक्त व्यापार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? मुक्त व्यापार यानी खुला व्यापार। करा बाजार जहां मांग और आपूर्ति से मूल्य नियमन निर्मित होता है। मांग और आपूर्ति के अनुसार
मूल्य वहाँ पे डिसाइड होता है जो कितना होगा। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं? तो मोनोपोली, उसको क्या कहते हैं? मोनोपोली कहते हैं मेरे भाई। करा एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं? उत्पाद की गठरी। उसको क्या कहते हैं? उत्पाद की गठरी कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई आपका शुरू खत्म होता है इकोनॉमिक्स। यहाँ से आप कहेंगे इकोनॉमिक्स हो गया द एंड। और तो मेरे भाई इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखे होंगे। तो चलिए दोस्त, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।